एक ऐसा टॉप स्टॉक टू वॉच जो फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग तो है ही, पर टेक्निकली भी कुछ पैटर्न्स इंटरेस्टिंग जहां पे इमर्ज हो रही है। यही एग्जैक्टली मैं आपके साथ ये वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये मेन स्टॉक के साथ साथ वीडियो के एंड में एक और ऐसी सिमिलर स्टोरी मैं आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा जहां पे टेक्नो फंडामेंटली चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आपको वो वाला स्टॉक भी जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो नेट ये वीडियो में दो स्टॉक्स पे चर्चा होने वाली है, जिसमें से मेन थीम का डिस्कशन अब हम दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्टोरल टेलविंड है गवर्नमेंट की इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। इथेनॉल ब्लेंडिंग सुन के आपको स्टॉक का तो आइडिया लग ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूं प्राज इंडस्ट्रीज की। पर वो इन्वेस्टर और व्यूअर्स जो किसी भी स्टॉक को एक डिटेल में समझना पसंद करते हैं, उनको ये वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि प्राज का बिजनेस मॉडल हम बियॉन्ड बेसिक्स कवर करेंगे। सबसे बड़ा टेलविंड जो मैंने आपको यहाँ पे पहले बता ही दिया, गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जिसके जरिए गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 20% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स विथ इथेनॉल। ये वाला टारगेट गवर्नमेंट ने लिया है 2025 तक। करंट ईयर यानी कि 2022 में 8 से 9% इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है पेट्रोलियम के साथ। ये ब्लेंडिंग डबल हो जाएगी आने वाले 2-3 सालों में। ये वाला पॉइंट नो डाउट बहुत बड़ा पॉइंट है, पर ये सरफेस लेवल का पॉइंट है। ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके इतना हाथ धो के पीछे क्यों पड़ी है। करंटली ये फाइनेंशियल ईयर में पहले 9 महीनों में गवर्नमेंट ने 8 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट किया है। अगर मैं पूरे साल का प्रोजेक्शन लगाऊं तो ये अराउंड 9 लाख करोड़ का होगा। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट की बुक्स पे किसी भी एक कमोडिटी पे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। और अगर नीति आयोग की रिपोर्ट माने तो सालाना अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ तो ये पोटेंशियल रखता है 30,000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग का, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंसेंटिवाइज करने का गवर्नमेंट का एजेंडा सिर्फ सेविंग्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ पे और भी रीजंस है। मेनली गवर्नमेंट यहाँ पे एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रही है। दूसरी रीजन समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इथेनॉल बनाने के लिए एग्रीकल्चर वेस्ट या स्टबल रॉ मटेरियल का काम करता है। करंट एनवायरनमेंट में अगर आपको पता होगा, ये स्टबल को डिस्पोज करने के लिए जलाया जाता है। ये स्टबल बर्निंग का इंपैक्ट एयर क्वालिटी पे हम सबको पता है कि क्या परिस्थिति आती है। एक जरा फोन घुमाइए अपने किसी दिल्ली वाले फ्रेंड को विंटर्स के दौरान और पूछिए कि एयर पोल्यूशन की हालत क्या है। गवर्नमेंट के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के थ्रू इथेनॉल बनाने के लिए आप ये स्टबल एज रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो बायो एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू ये स्टबल जो जलाई जा सकती है, उसको आप एक इफेक्टिवली यूज कर सकते हो रॉ मटेरियल की तरह बायो एनर्जी जनरेट करने के लिए। ये पूरा थॉट प्रोसेस डिजाइन करके प्लान बनाने के लिए नीति आयोग की सराहना तो डेफिनेटली बनती है। और जस्ट इन केस अगर आपको ये 2-in-1 वाले बेनिफिट्स का पॉइंट समझने में आसान लगा है तो वो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब आपके माइंड में यहाँ पे थॉट आ रहा होगा दोस्तों कि मैक्रोस तो हमारी समझ में आ गए, पर जनक भाई थोड़ा ग्राउंड लेवल की बात करो कि प्राज इंडस्ट्रीज को यहाँ पे कैसे बेनिफिट होगा। ये पूरे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का हीरो कौन है दोस्तों? इथेनॉल। और एग्जैक्टली इथेनॉल मैन्युफैक्चर कौन करता है? ये किया जाता है बाय शुगर कंपनीज। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि शुगर कंपनीज ये क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी भी फर्स्ट जनरेशनल इथेनॉल बनाया जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल का काम करते हैं शुगर के डिराइव्ड बाई प्रोडक्ट्स। तो जाहिर सी बात है, ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ रहेगी शुगर कंपनीज की। इनफैक्ट शुगर कंपनीज के साथ साथ अल्कोहल कंपनीज भी अब इथेनॉल की सप्लाई में उतर रही है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर मिल जाता है कि यहाँ पे एक कितनी डिमांड है। अब ये इथेनॉल की टोटल डिमांड समझने के लिए ना थोड़ा सा मैथ्स करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जैकपॉट है कि इतनी सारी कंपनीज उतर रही है ये गेम में। करंटली इथेनॉल की डिमांड 400 करोड़ लीटर के अराउंड है। आने वाले 3 से 4 सालों में यानी कि 2025 तक ये 1000 करोड़ लीटर जाने का अंदेशा है। ये नेट दोस्तों 2.5 टाइम्स का इंक्रीज है, और वो भी बहुत ही फोर्सिएबल या शॉर्ट फ्यूचर में। तो नो डाउट टेलविंड तो एस्टैब्लिश हो गया, पर हमें ना थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट खेलना होगा, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज इथेनॉल सप्लाई में उतरेंगी और थोड़ा सा गेम अब कॉम्पिटिटिवली इंटेंस हो सकता है। सो ओवर ईयर माई हंचेस कि नो डाउट कॉम्पिटिशन तो रहेगी, पर हमें वैल्यू चेन में एक ऐसी स्टोरी आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो ये सारी कंपनीज यानी कि शुगर, अल्कोहल, इनकी ग्रोथ पे राइड करे। और यही पूरे पिक्चर में आता है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज इथेनॉल खुद डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करता। सिंपल सी लैंग्वेज में वो जो सप्लायर्स जैसे कि बलरामपुर चीनी है, इनको इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में असिस्ट करता है। एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में कंसल्टेंट का काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए। ये पॉइंट बेहतर समझने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का एनेक्डोट ले लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया तो बहुत सारी ओईएम्स द्वारा जाएगा,
पर इनमें जो सॉफ्टवेयर लगेगा वो कौन सप्लाई करेगा? LTTS, टाटा एलेक्सी, KPIT। तो इन सब की ग्रोथ पे राइड ये लिमिटेड कंपनीज करेंगी और मोटा मोटा यही पैरेलल मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं प्राज के केस में। शुगर और इथेनॉल की पूरी स्ट्रक्चरल स्टोरी में डायरेक्ट विनर्स आइडेंटिफाई करने के मुकाबले मैं प्राज प्रिफर करता हूं, भले ही वैल्यूएशंस थोड़े से प्रीमियम भी हो। 67% मार्केट शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज के पास, तो एक तरीके से यहाँ पे हमें ये चीज़ पता लग गई कि ये डायरेक्ट प्रॉक्सी है इथेनॉल की ग्रोथ का। इनफैक्ट वीडियो के एंड में जो मैं आपके साथ सेकंड स्टॉक डिस्क्लोज करूंगा ना, वो भी किसी ना किसी तरह एक प्रॉक्सी ही है और बहुत बड़ा मार्केट शेयर कमांड करता है। पर फिलहाल प्राज के केस में मैं सिर्फ एक करंट इमीडिएट फ्यूचर का ट्रेंड देख के बुलिश नहीं हूं। मुझे कुछ चीजें यहाँ पे प्राज के केस में बहुत अच्छी लगती है जो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी रह सकती है आने वाले 5 से 10 सालों के लिए। तो इनकी फ्यूचर रेडीनेस देखने के लिए हमें प्राज का बिजनेस मॉडल सेगमेंट बाय सेगमेंट देखने होगा। तो यहाँ पे इनका सबसे बड़ा सेगमेंट बायो एनर्जी का है, जहां हमने फर्स्ट जनरेशनल इथेनॉल की तो बात कर ही ली, पर इनकी रेडीनेस सेकेंड जनरेशनल इथेनॉल में भी है जो मेज या दूसरे एग्री वेस्ट के थ्रू बनता है और फ्यूचर में इन पे डिपेंडेंसी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फ्यूचर में जो बायोफ्यूल्स होंगे जैसे कि बायो हाइड्रोजन, SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स में और सेगमेंट्स में भी केटर करने की प्राज इंडस्ट्रीज क्षमता रखता है। प्राज इंडस्ट्रीज के केस में अभी भी जो दूसरे सेगमेंट्स हैं ना, वो रिलेटिवली छोटे हैं, पर आने वाले टाइम में बहुत बड़े गेम चेंजर रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेवी इंडस्ट्रीज जैसे कि मेटल्स, केमिकल्स, पावर, इनको ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के सॉल्यूशंस देती है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड की ओर बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है एमिशन नॉर्म्स कंट्रोल करने वाली सर्विसेज, पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले सॉल्यूशंस, इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी क्योंकि नॉर्म्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होंगे। अब थोड़े बहुत नंबर्स देखते हैं। इनका टोटल ऑर्डर बुक 2600 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 950 करोड़ की डील विंस किए हैं। ये पॉइंट का टोटल मैग्नीट्यूड समझने के लिए अगर मैं इनके पिछले 12 महीनों की सेल्स देखूँ ना, तो ये 2000 करोड़ के अराउंड है और ऑलरेडी इनके बुक्स पे 2600 करोड़ का बिजनेस लाइंग है। तो ये बहुत बड़ा कंफर्ट और रेवेन्यू विजिबिलिटी है आने वाले टाइम में दोस्तों। इनफैक्ट इनकी बिजनेस हेल्थ समझने के लिए भी इनका मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑर्डर बुक का ट्रेंड देखूँ ना, तो ये भी ऊपर ही जा रहा है दोस्तों। FY22 के Q3 में इनके रेवेन्यूज 10% और पैट 11% सिक्वेंशियली बढ़ा है, विच इज आउटस्टैंडिंग। इनके इबिटा मार्जिन भी 8% के अराउंड है। नो डाउट यहाँ पे इनकी रीजंस भी होंगी और आने वाले टाइम में ये इंप्रूव करेंगे, पर ये लोअर सिंगल डिजिट मार्जिन या इवन 10-11% के मार्जिन ना, ये मुझे थोड़ा सा पर्सनली डिस्कम्फर्टिंग लगते हैं। ये स्टॉक कितना सस्ता या महंगा है ये असेस करने के लिए इसकी वैल्यूएशंस भी देखते हैं। इनके करंट प्राइस अर्निंग मल्टीपल 40-41 के अराउंड है। इन्हें अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 5 साल के मीडियन प्राइस अर्निंग मल्टीपल से जो 30 के अराउंड है, तो यहाँ एक चीज हमें पता लगती है कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट री रेटिंग नहीं हुई है कंपेयर टू द टेल विंड इन द स्टॉक। तो मोटा मोटा मुझे पर्सनली यहाँ पे ये फेयरली वैल्यूड ही लगता है और अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप है री रेटिंग का। इनका प्राइस टू सेल्स मल्टीपल भी 3 टाइम्स है, विच इज अगेन फेयरली वैल्यूड टू मी। एक बहुत बड़ी रीजन प्राज को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने की सिर्फ फंडामेंटली नहीं थी, टेक्निकल भी थी। प्राज करंटली अपने 200 EMA के अराउंड है, विच एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। हालांकि ये वीडियो को प्लीज किसी भी तरह के रेकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नो डाउट मुझे यहाँ पे पता नहीं कि आप ये वीडियो एग्जैक्टली कब देख रहे हो, पर टेक्निकली जब तक ये अपने 200 EMA के ऊपर है ना, ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। जस्ट इन केस अगर ये 200 EMA ब्रेक होता है तो एक मेजर डाउनसाइड यहाँ पे आ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बेसिकली मैं टेक्निकल एनालिसिस को अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए लेता हूं ताकि मेरे विनिंग चांसेस बढ़ जाए आने वाले टाइम में किसी भी स्टॉक में। ये टेक्निकल एनालिसिस फॉर रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए आप प्राज का एग्जांपल ले लीजिए। पिछले 1-1.5 साल में 2-3 इंस्टेंसेस पे प्राज ने 200 EMA पे सपोर्ट लिया है और एक अच्छी अपसाइड दी है शॉर्ट टर्म में। बट नो डाउट जस्ट इन केस अगर ये EMA ब्रेक होता है तो प्लीज नोट एक मेजर करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो टेक्निकली अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही लिमिटेड है तो ये एक EMA आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो अगला मेजर स्टॉप लॉस 304 के लेवल पे होगा, जो एक स्टैटिक सपोर्ट भी है। टेक्निकली CDSL का आप चार्ट रेफर कर सकते हो रिसेंटली, पर अगर आपको इनका बिजनेस मॉडल और टेलविंड समझना है फंडामेंटली, तो आपको रेफर करना चाहिए ये वाला वीडियो। जब मैंने ये वाला वीडियो कवर किया था तो CDSL अराउंड द लेवल्स ऑफ 11 to 1200 के अराउंड था। पर क्या ये आने वाले सालों में एक पोटेंशियल मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है, ये समझने के लिए आपको CDSL का एक डिटेल्ड फंडामेंटल वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए।